और ये दोनों क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स बेटा बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं। इसी वजह से हमने इनर्ट गैसेस ली। लेने को कोई दूसरी गैस भी ले सकते थे लेकिन वो एक्टिव होती। दीज कॉलम्स आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी वाउंड इनटू कॉइल्स। ये कॉलम इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि आप उनको ऐसे ऐसे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सारे बच्चे? उम्मीद कर रही हूँ यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल और आप सभी की पढ़ाई अपने अपने घरों में बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में आपके 7th सेमेस्टर में कई सारे यूनिट वाइंड अप करवा दी हैं और फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी 4th यूनिट की तरफ। इससे पहले मैं आपको यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3 बहुत ही डिटेल में कवर अप करवा चुकी हूं, जिनके नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं टेलीग्राम पर, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर अभी तक कोई ऐसा बच्चा है जिसने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं या जिसने मेरी प्रीवियस यूनिट्स के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो बेटा जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि वो सारे के सारे लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। वहां पे मैंने आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी की बहुत सारी टेक्निक, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड और भी बहुत सारी चीजें वाइंड अप करवाई हुई हैं। प्लस सबके हैंड रिटन नोट्स भी आपको मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, तो वो लेक्चर जरूर से देख लीजिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनके हैंड रिटन नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे। तो जो भी नया बच्चा मुझे देख रहा है या फिर अगर अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप या टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर एक लिंक होगा। उस लिंक पे टैप करते ही आप व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएंगे। उसको ज्वाइन करते ही आपको सारे के सारे नोट्स फ्री एकदम मिल जाएंगे, तो जरूर से कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आज फाइनली हम अपनी यूनिट का लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, दैट इज गैस क्रोमेटोग्राफी। इससे पहले हम लोगों ने कौन सा चैप्टर किया था मैम? इसी यूनिट में आपने 2 चैप्टर्स पढ़ाने को बोला था। पहला तो आपने पढ़ाया था HPLC और दूसरा आप पढ़ाओगे आज GC। तो हमारे यूनिट में 2 चैप्टर्स थे, 2 क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स थी और ये दोनों क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स बेटा बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं। मैम ऐसा क्या है इन टेक्निक्स में? ये वाली अगर मैं HPLC की बात करूं तो इसका फुल फॉर्म होता है हाई परफॉर्मेंस, या हाई परफॉर्मेंस के अलावा हाई प्रेशर भी बोला जा सकता है। कुछ कुछ बुक्स में हाई परफॉर्मेंस भी लिखते हैं। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, तो ये हमारे पास क्या होता है मैम? ये इसका फुल फॉर्म होता है। GC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? GC का फुल फॉर्म हमारे पास में होता है गैस क्रोमेटोग्राफी। तो इस पर्टिकुलर यूनिट में 2 आपके ये चैप्टर हैं, एक तो HPLC हो गया और एक हो गया आपका GC। और ये दोनों के दोनों चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको हमें बहुत अच्छे से वाइंड अप करना पड़ेगा। समझो, HPLC मैंने तुम्हें ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझा दिया है। HPLC का पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन समझाया, HPLC का डायग्राम कैसे होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या क्या पार्ट्स कैरी करते हैं, ये सब बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर उठा के देखिएगा, अपलोड हो गया होगा, आपको मिल चुका होगा। अगर आपने नहीं देखा है देख लीजिएगा। टेलीग्राम पर मैंने उस पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स भी भिजवा दिए हैं, आपको वो मिल जाएंगे। आज की इस क्लास में मैं आपको पूरा का पूरा खत्म करवाने वाली हूँ गैस क्रोमेटोग्राफी। यानी गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होता है मैम, ये किस टाइप की क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, ये पूरा आज की वीडियो में हम खत्म कर लेंगे। यानी इतना तो आई कैन अश्योर यू कि इस वीडियो के एकदम एंड आते आते आपकी गैस क्रोमेटोग्राफी 100% तक कंप्लीट हो चुकी होगी, कोई भी डाउट आपका नहीं होगा। जिस तरीके से हमने 100% HPLC फिनिश किया, सिमिलरली वी आर गोइंग टू कवर दिस GC 100%। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये रही हमारे पास में कि ये इससे मैम क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो, HPLC GC दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स जिनसे क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे लॉन्ग में भी, क्वेश्चन बनते हैं शॉर्ट में भी। मे बी अगर इनके बारे में पूरी सब कुछ चीजें पूछी जाएंगी तो लॉन्ग में सवाल बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। शॉर्ट में भी सवाल बन सकता है कि मान लो कोई सी छोटी सी चीज पूछ ली गई, एंड वेरी शॉर्ट में अगर आया तो पूछ लिया जा सकता है कि बता दो इसमें स्टेशनरी फेस कैसी होने वाली है, इसमें मोबाइल फेस कैसी होने वाली है, इसमें कोटिंग किस चीज की होगी। ऐसे छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, वो आपके आ सकते हैं वेरी शॉर्ट में। तो यहाँ से तो बेटा हर तरीके के सवाल बन सकते हैं, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना होगा, डिटेल में करना होगा। बट इतना आई कैन अश्योर कि ये जो पर्टिकुलर यूनिट है ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग यूनिट रहने वाली है। स्कोरिंग इसलिए क्योंकि यहाँ आपका सिर्फ लॉन्ग में नहीं, सिर्फ शॉर्ट में नहीं, सिर्फ वेरी शॉर्ट में नहीं, तीनों कैटेगरीज में सवाल बनने के 100% चांसेस हैं। इसलिए ये वाली पर्टिकुलर यूनिट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब ये इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है गैस क्रोमेटोग्राफी। देन हमारी आखिरी यूनिट बची है, हम अपनी लास्ट यूनिट खत्म कर लेंगे और इसी के साथ ही आपका पूरा का पूरा 7th सेमेस्टर फिनिश। पूरे 7 सेमेस्टर का एनालिसिस खत्म हो जाएगा बस इसके जस्ट बाद एक और आखिरी यूनिट के साथ ही। तो आई होप आपको सारे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, दैट इज
गैस क्रोमेटोग्राफी। अब मैम यहाँ पर तो हमें इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस एनालिटिकल टेक्निक में, इस पर्टिकुलर क्रोमेटोग्राफी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी गैस का यूज हो रहा होगा। यहाँ पर हमारा गैस मीडियम में कुछ ना कुछ तो होगा। यस है, देखते हैं क्या है। स्पेसिफिकली गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व्स अ सैंपल बीइंग वेपराइज। देखो सबसे पहले तो अगर मैं तुम्हें गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताऊं तो ये जो गैस क्रोमेटोग्राफी है वो दो टाइप से, दो पार्ट्स में क्लासिफाई की जाती है। एक तो आपका जीएलसी होता है, एक होता है जीएससी। अब ये जीएलसी मतलब क्या है? जीएलसी का मतलब होता है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएलसी? यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जीएलसी की फुल फॉर्म हमारे पास होती है बेटा गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाएगा कि बता दो मुझे जीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो याद रखिएगा जीएससी की फुल फॉर्म होती है आपके पास में गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। ये दोनों ही क्रोमेटोग्राफी की एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। तो मैम ये बताओ आप जरा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में हम मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज पे गैस एंड लिक्विड बेसिकली यूज करते हैं, एंड जब आप जीएससी पढ़ने वाले हो तो मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज के रूप में हम गैस एंड सॉलिड फेज का यूज करने वाले हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस रहने वाला है, यानी दोनों के स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज में यहाँ पर इस तरीके का डिफरेंस रहने वाला है। ये दोनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दैट इज जीएलसी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर क्या होगा? गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में हमारा एक प्रकार का सैंपल होता है जिसको वेपराइज कर दिया जाता है। वेपराइज किस लिए? लिक्विड सैंपल होता है, और अगर आप अपने लिक्विड सैंपल को वेपराइज कर दोगे, सीधी सी बात है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन उसको इंजेक्ट किया जाता है कहां पर? मैम क्रोमेटोग्राफिक कॉलम में। हम यहाँ पर भी अपना कॉलम लेंगे और फिर हम उसको क्या करेंगे मैम, जो आपने लिक्विड सैंपल था उस लिक्विड सैंपल को जैसे ही आपने कन्वर्ट कर लिया वेपराइज करके गैस फॉर्म में, अब उसको इमीडिएटली आप अपने कॉलम में इंसर्ट कर दोगे जाके, यानी इंजेक्ट कर दोगे। फिर द सैंपल इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द कॉलम बाय द फ्लो ऑफ इनर्ट गैसियस मोबाइल फेज। फिर कॉलम में धीरे धीरे हमारा सॉल्वेंट क्या होगा? धीरे धीरे फ्लो होता रहेगा, और उस कॉलम के अंदर रहेंगे क्या मैम? उस कॉलम के अंदर गैस रहेंगी, और वो जो गैसेस होंगे वो पता है कौन सी होंगी? इनर्ट गैसेस आर यूज्ड। यहाँ पर हम किस गैसेस का यूज करते हैं मैम? यहाँ हम इनर्ट गैसेस का यूज करने वाले हैं। व्हाट आर द इनर्ट गैसेस? इनर्ट गैसेस फॉर एग्जांपल हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सारे के सारे हमारे पास इनर्ट गैसेस होंगे, और इस पूरे केस में हम अपनी इनर्ट गैसेस का बेटा यहाँ पर यूज कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बेसिकली देख लेते हैं द सैंपल। बेसिकली द कॉलम इटसेल्फ कंटेन्स अ लिक्विड स्टेशनरी फेज। यस, मोबाइल फेज यहाँ पर क्या आ रही है मैम? मोबाइल फेज तो यहाँ पर आपकी गैस आ रही है, स्टेशनरी फेज यहाँ पर लिक्विड होगी। बहुत आराम से सुनना, जीएलसी में अगर हमने मोबाइल फेज देखी तो वो कैसी आ रही थी? मोबाइल फेज मैम आपने गैस ली है, इसको वेपराइज करके आपने कॉलम में डाला है। ओके, व्हाट वाज द स्टेशनरी फेज? कॉलम के अंदर ऑलरेडी स्टेशनरी फेज अवेलेबल थी। कौन सी स्टेशनरी फेज अवेलेबल थी? लिक्विड स्टेशनरी फेज अवेलेबल थी। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मोबाइल फेज हम गैस डाल रहे हैं जो कि हम बेसिकली वेपराइज करके डाल रहे हैं। कॉलम में पहले से अवेलेबल स्टेशनरी फेज है। स्टेशनरी फेज कौन से मीडियम में है? लिक्विड मीडियम में स्टेशनरी फेज हमारी ऑलरेडी वहां पर अवेलेबल है। फिर यहाँ पर क्या होने वाला है? विच इज एडजॉर्ब्ड ऑन टू द सर्फेस ऑफ एन इनर्ट सॉलिड। जो बेसिकली क्या कर ली जाती है मैम? जो बेसिकली किसी भी इनर्ट सॉलिड के सरफेस पे एडजॉर्ब कर ली जाती है। एक बार फिर से समझा दूं एडजॉर्ब का मतलब। देखो, दो फिनोमेना हमारे पास होते हैं। पहला फिनोमेना अब्जॉर्प्शन, दूसरा फिनोमेना होता है एडजॉर्प्शन। नाउ व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? अगर आपने कोई ऐसी चीज को पानी में डाला है जो पानी में कंप्लीटली अंदर तक जा रही है, जैसे कॉटन का पैड, कॉटन के बॉल को अगर आपने पानी में डाला तो पूरी कॉटन की बॉल आपका पानी सोख लेगी। इसको हम बोलेंगे कि कॉटन की बॉल ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया। दिस इज कॉल्ड एज द अब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर कॉटन के बॉल के सिर्फ सरफेस पे ही पानी रह जाए, उस बॉल के अंदर तक पानी जाए ही ना, इसको बोला जाता है एडजॉर्प्शन। डन। तो जो एडजॉर्प्शन होता है बेटा वो हमारा एक प्रकार का सरफेस फिनोमेना होता है, जिसमें सॉल्वेंट केवल सरफेस तक रह जाता है, अंदर तक लेयर्स तक नहीं जाता। दिस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। तो यहाँ पर क्या होगा मैम? यहाँ पर एडजॉर्प्शन हो चुका होगा। अब प्रिंसिपल एडजॉर्प्शन और पार्टी, बेसिकली प्रिंसिपल हमारे पास क्या होगा? जब गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करेंगे तो ये दो प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। देखो, हर एक क्रोमेटोग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीजें तुम्हें जाननी है। क्या चीजें जाननी है? पहली चीज तो उसकी स्टेशनरी फेज जान लो क्या होनी है, दूसरी चीज उसकी मोबाइल फेज जान लो क्या होनी है, तीसरा आपको जानना होता है कि वो किस
प्रिंसिपल पे बेस्ड टेक्निक है हमारी। अगर हम जीसी की बात कर रहे हैं तो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, यहाँ मोबाइल फेज गैसियस में होगा, स्टेशनरी फेज लिक्विड में होगा। प्रिंसिपल कौन सा होगा मैम, ये बेसिकली एड्सॉर्प्शन प्रिंसिपल एंड पार्टीशन प्रिंसिपल दोनों पे बेस्ड होती है। अगर स्पेसिफिकली आप जीएलसी के बारे में बात करोगे, दैट इज गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इट इज बेस्ड ऑन पार्टीशन प्रिंसिपल। जीएलसी किस पे बेस्ड होगी मैम, जीएलसी अपनी जो है वो पार्टीशन प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। लेकिन अगर आप बात करोगे जीएससी की, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी की, ये पर्टिकुलरली एड्सॉर्प्शन प्रिंसिपल पे बेस्ड होगी। तो दोनों क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के बेटा प्रिंसिपल अलग अलग हैं। जीसी हमारे पास इंडिविजुअली दो टाइप की होती है, जीएससी, जीएलसी। जीएससी यानी गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी हमारी एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल पे बेस्ड है, क्योंकि इसमें जो सॉलिड होता है वो लिक्विड को एडजॉर्ब करने का काम करता है। और अगर जीएलसी के बारे में बात करोगे तो यहाँ तो आपका लिक्विड और गैस होगा, सॉलिड तो जैसा कुछ होता ही नहीं है, एडजॉर्प्शन भी कुछ होगा ही नहीं। भाई एडजॉर्प्शन तो किसी सॉलिड पे ही होगा ना, पानी में पानी का कैसे एडजॉर्प्शन हो सकता है। तो जो जीएलसी था वो पार्टीशन प्रिंसिपल पे बेस्ड था। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर वेरी शॉर्ट बना तो यहाँ से बनेगा। डन, ये चीजें हाईलाइट करके आना अपने एग्जाम में। मेन रिक्वायरमेंट थर्मल स्टेबिलिटी एंड वोलेटाइल नेचर ऑफ कंपाउंड। सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है इसमें, यहाँ सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट तो आपकी थर्मल स्टेबिलिटी की होगी, यानी थर्मली हमें स्टेबल चाहिए होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन स्टेबिलिटी चाहिए होती है। एंड दूसरी चीज, कंपाउंड जो लेंगे उसका नेचर मस्ट बी वोलेटाइल, यानी हमारा कंपाउंड डेफिनेटली वोलेटिलिटी शो करने वाला होना चाहिए। उसके बाद हम देख लेते हैं डेरिवेटाइजेशन इन जीसी। जब हम जीसी पढ़ने वाले हैं, जब हम गैस क्रोमेटोग्राफी देखने वाले हैं, वहां पक्का आप एक डेरिवेटाइजेशन पढ़ोगे। अब मैम ये डेरिवेटाइजेशन क्या होता है, आओ समझते हैं। टू इम्प्रूव थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, यानी अभी हमने देखा था हमें रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है मैम, आपको रिक्वायरमेंट होती है कि जो आपका कंपाउंड हो वो एकदम बढ़िया थर्मल स्टेबिलिटी वाला होना चाहिए और वोलेटाइल कंपाउंड होना चाहिए। यानी हमें क्या चाहिए, थर्मल स्टेबिलिटी चाहिए। इस स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, एक बढ़िया स्टेबल पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थर्मल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए डेरिवेटाइजेशन करना पड़ता है। यानी हम लिख सकते हैं वी डेरिवेटाइज द गैस क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम to improve thermal stability of the compound, to introduce a detector oriented tag in a molecule। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी मॉलिक्यूल में डिटेक्टर ओरिएंटेड टैग लगा होना चाहिए। एंड टू पर्पसफुल एडजस्टमेंट ऑफ वोलेटिलिटी भी हम लोग पर्पसफुली एडजस्ट कर सकते हैं। देखो हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, थर्मल स्टेबिलिटी होना चाहिए, कंपाउंड वोलेटाइल होना चाहिए। इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए हम जीसी का डेरिवेटाइजेशन करवा सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जीसी का डेरिवेटाइजेशन करवाना। डन, किस चीज के लिए, कंपाउंड को वोलेटाइल बनाने के लिए, और दूसरी चीज थर्मल स्टेबिलिटी के लिए। मोस्ट कॉमन स्टेशनरी फेजेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इतना तो आपने हमें बता दिया कि यहाँ पर स्टेशनरी फेज कैसी होने वाली है मैम, स्टेशनरी फेज यहाँ लिक्विड होने वाली है। अब आप ये बताइए मुझे कि कौन कौन सी कॉमन स्टेशनरी फेजेस आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, आओ समझो। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ पोलर कंपाउंड्स। देखो पोलर कंपाउंड्स मतलब क्या, पोलर कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स जिनके अंदर चार्ज सेपरेशन पाया जाता है, यानी जो अलग अलग चार्जेस कैरिंग कंपाउंड्स होते हैं उन कंपाउंड्स को हम पोलर कंपाउंड्स बोल देते हैं। सिमिलरली नॉन पोलर कंपाउंड्स भी आते हैं। अब ये नॉन पोलर कंपाउंड्स का मतलब क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड जिनमें प्रॉपरली कोई चार्ज नहीं पाया जाता, जो विदाउट चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता। अगर हमें देखना है अपना सेपरेशन किसी पोलर कंपाउंड्स के मिक्सचर का, तो हमारे पास क्या यूज करेंगे मैम, हम कार्बोवेक्स का यूज कर सकते हैं, विच इज अ पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज्यादा फेमस स्टेशनरी फेज की तरह काम करती है, स्टार मार्क कर लो इस पे। उसके अलावा अगर हमें किसी नॉन पोलर कंपाउंड के मिक्सचर का सेपरेशन करना है, देखो जिस तरीके से मैंने बोला कंपाउंड्स हमारे पास अलग अलग होते हैं, पोलर अलग, नॉन पोलर अलग। सिमिलरली उनकी कुछ ये हमारी स्टेशनरी फेजेस भी अलग होंगी। अगर हम पोलर कंपाउंड्स के मिक्सचर को सेपरेट करेंगे, स्टेशनरी फेज अलग होगी। अगर हम नॉन पोलर कंपाउंड्स के स्टेशनरी फेजेस को सेपरेट करेंगे, नॉन पोलर के मिक्सचर को सेपरेट करेंगे, स्टेशनरी फेज अलग होगी। नॉन पोलर के लिए जो स्टेशनरी फेज होगी वो पॉलीमर ऑफ मिथाइल सिलिकॉन हम ले सकते हैं। याद रखना, नॉन पोलर के लिए मिथाइल सिलिकॉन का पॉलीमर, पोलर के लिए हम पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल ले सकते हैं, विच इज पोलर एंड विच इज नॉन पोलर। एंड मिथाइल एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स का यूज कर सकते हैं, विच इज अ डाइइथाइलिन ग्लाइकॉल सक्सीनेट। ये हमारे पास कुछ बहुत ही कॉमन
स्टेशनरी फेज आ जाएंगी जिनका हम यूज करने वाले हैं। अब फाइनली हम देख लेते हैं इनका इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरीके से होता है। क्या इनके इंस्ट्रूमेंटेशन में होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि एक गैस क्रोमेटोग्राफी होती है, यानी यहाँ पर इन्वॉल्व होती है गैस, और गैसेस के प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए गैस के लिए हमारे पास एक टैंक होता है। इस टैंक को क्या बोलते हैं मैम, ये हमारा गैस टैंक होता है, या तो हम इसको गैस टैंक बोल देंगे, या जनरली देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कैरियर गैस टैंक। तो इस गैस टैंक में क्या फुलफिल्ड होती है मैम, यहाँ पर हमारी गैस भरी हुई होती है। यहाँ पर जितने भी गैस के मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पर होंगे। डन, ये हमारे पास गैस मॉलिक्यूल होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आता है मैम, यहाँ वेपराइजर हीट कंट्रोल होता है, जहाँ पर क्या कन्वर्ट किया जाता है मैम, जहाँ हमारे लिक्विड फॉर्म को वेपराइज करने का काम करते हैं, जहां हम लिक्विड को क्या करने का काम करते हैं मैम, लिक्विड को वेपर यानी गैस में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। पहला स्टेप तो बेटा यही हो रहा था कि वेपराइज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्या करेंगे मैम, वेपराइजेशन का काम करेंगे। देन फर्दर क्या होगा मैम, देन फर्दर यहाँ पे एक कॉलम अवन होता है। कॉलम अवन मतलब क्या, अवन यानी जहां पर हम अपना हीट कंट्रोल करते हैं। कॉलम अवन जो होगा वो हीट कंट्रोल से बेसिकली कनेक्टेड होगा, एंड कॉलम की जो भी हीट होगी वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं द हीट ऑफ कॉलम can be controlled। कॉलम की हीट को क्या किया जा सकता है मैम, हम अपने कॉलम की हीट को कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारा कॉलम है वो कॉलम अवन के अंदर पाया जाता है, और इस कॉलम के अंदर क्या होता है मैम, इस कॉलम के अंदर ही आपकी जो स्टेशनरी फेज होती है वो फुलफिल्ड होती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा मैम, सारी स्टेशनरी फेज भरी होगी, और हम यहाँ पर इंजेक्ट क्या कर रहे होंगे मैम, इंजेक्ट कर रहे होंगे आप यहाँ पर अपनी मोबाइल फेज। ठीक है जी, यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, मोबाइल फेज अपनी इंजेक्ट कर रहे होंगे। देन हमारा जो डिटेक्टर होता है वो कहाँ होता है मैम, डिटेक्टर अवन में पाया जाता है हमारा डिटेक्टर। कुछ इस तरीके से डिटेक्टर अवन में हमारा यहाँ पर डिटेक्टर होगा। देन यहाँ पर डिटेक्टर अवन हीट कंट्रोल एंड रिकॉर्डेड ऑफ सिग्नल करंट मिल जाते हैं। जैसे ही डिटेक्टर से बेसिकली डिटेक्ट होके हमें सिग्नल्स मिलेंगे, वो कहाँ मिलेंगे मैम, रिकॉर्डर्स पे हमें सिग्नल्स मिल जाते हैं। यहाँ जितने भी रिकॉर्डेड सिग्नल होंगे वो इधर हमें रिसीव हो जाएंगे। देन यहाँ पर एक और चीज होती है कि फ्लो मीटर लगा होता है। अब ये फ्लो मीटर क्या डिसाइड करता है मैम, ये डिसाइड करता है फ्लो ऑफ हीट को। डन, इसका होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लो मीटर। उसके अलावा यहाँ पे एक रेगुलेटर भी लगा होता है, जहां जिसके थ्रू आप बेसिकली गैस इनलेट वाल्व भी होगा। गैस इनलेट वाल्व में क्या होता है मैम, हम सभी को पता है गैस इनलेट वाल्व से बेसिकली जुड़ा हुआ होता है हमारा पैनल कनेक्शन। ये खैर उतना काम का नहीं होता है, इसको आप छोड़ भी सकते हो। ये जो पैनल कनेक्शन है वो डायरेक्टली आपके कैरियर गैस टैंक के साथ इन्वॉल्व होता है। तो कुछ इस तरीके का हमारे पास क्या होता है, दिस इज हाउ योर इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ जीसी वर्क्स। देखो मैंने आपको कल भी बताया था जो एचपीएलसी का इंस्ट्रूमेंटेशन था, वहां अलग बात क्या थी, वहां अलग बात थी कि सॉल्वेंट रिजर्वायर होता था जहां सॉल्वेंट भरे होते थे ग्लास के टैंक्स में, और दो कॉलम होते थे, गार्ड एंड मेन कॉलम। ठीक, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये नॉर्मल इंस्ट्रूमेंटेशन के जैसा है। बस यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ अवन में पाई जाती हैं ये सारी चीजें, एंड अवन की जो भी हीट होगी वो हम और नॉर्मली कंट्रोल कर सकते हैं। तो दिस इज द इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट ऑफ जीसी। अब मैम आप जो गैस के बारे में बता रहे हो, जो कैरियर गैस के बारे में बता रहे हो, वो कैसे होती है वो बता दीजिएगा हमें। कैरियर गैस यानी वही गैस जिसका आप एज अ स्टेशनरी फेज यूज करने वाले हो, मोबाइल फेज यूज करने वाले हो। कैरियर गैस मस्ट बी केमिकली इनर्ट, यानी कौन सी गैस लेंगे, ऑलवेज टेक इनर्ट गैसेस। हमें कौन सी गैस लेनी है, याद रखना हमेशा हमें इनर्ट गैस ही लेनी है। इनर्ट गैस जैसे मैम आप हीलियम ले सकते हो, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये सारे की सारे इनर्ट गैसेस लेनी है। इनर्ट गैसेस कैसी होती है मैम, नॉन रिएक्टिव गैसेस होती हैं। ये कभी भी किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ किसी टाइप का कोई भी रिएक्शन नहीं करती हैं, इसी वजह से हमने इनर्ट गैसेस ली। लेने को कोई दूसरी गैस भी ले सकते थे लेकिन वो एक्टिव होती। अब अगर तुम कोई एक्टिव गैस ले लोगे वो दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर लेगी तो तुम्हारे डेटा में तुम्हारा जो फाइनल सेपरेशन होगा उसमें तुम्हें इंप्योरिटी मिल सकती है, उसमें रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा, सेपरेशन तुम्हारा अलग होगा, गड़बड़ हो सकता है। इसी वजह से एक ऐसी गैस ली जाती है जो किसी के साथ भी रिएक्ट ना करे, जो अनरिएक्टिव फॉर्म में पाई जाए। तो हमेशा हम इनर्ट गैसेस ही लेंगे, विच इज कॉमनली यूज्ड गैसेस इन, जैसे कि हमारा हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ये सवाल तुमसे पूछा जा सकता है कि किन किन कॉमन गैसेस का आप यूज कर सकते हो। याद रखना हम इन सारी गैसेस का बहुत कॉमनली यूज कर सकते हैं। ये सवाल, ये लाइन स्टार मार्क कर लो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी।
देन द चॉइस ऑफ कैरियर गैस ऑफन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ डिटेक्टर। कई कई बार ऐसा भी होगा कि आप किस टाइप का डिटेक्टर ले रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है कि आप क्या गैस लेने वाले हो, किस गैस का चॉइस करने वाले हो। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आपका चॉइस ऑफ गैस क्या होने वाली है डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपका इंस्ट्रूमेंटेशन में डिटेक्टर हुआ है। सैंपल इंजेक्शन पोर्ट में क्या होता है, सैंपल इंजेक्शन पोर्ट में हम अपने बेसिकली सैंपल को इंजेक्ट करने का काम करते हैं। देखो कैसे, the most common injection method is where a micro syringe is used to inject sample थ्रू अ रबर सेप्टम। बेसिकली हम कोई माइक्रो सिरिंज या फिर बेसिकली कोई भी छोटी सी पिपेट का यूज करते हैं जिसके थ्रू हम अपने सैंपल को इंजेक्ट करने का काम करते हैं। और हम यहाँ पर कहाँ डालते हैं मैम, पहले हम वेपराइजर पोर्ट में डालते हो। वेपराइजर पोर्ट में हमारा सैंपल का क्या क्या होता है मैम, वो वेपराइज हो जाता है, वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम बेसिकली उसके पास क्या करेंगे, फिर हम उसको अपने कॉलम में डाल देते हैं। यानी सबसे पहले सैंपल को सैंपल इंजेक्ट पोर्ट में डाल के उसको वेपराइज करेंगे। देन जब जैसे ही वो वेपराइज हो चुका होगा हम क्या करने वाले हैं मैम, उसके बाद आप उसको अपने कॉलम में डाल देने वाले हो, है ना, अपने हेड कॉलम में हम उसको डाल देंगे। नेक्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ द सैंपल पोर्ट इज यूजुअली अबाउट 50 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, 50 डिग्री सेल्सियस हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लीस्ट वोलेटाइल कंपोनेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इसलिए है क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत ज्यादा बनता है। जो सबसे कम वोलेटाइल कंपोनेंट होने वाला है पूरे सैंपल में, सबसे कम वोलेटाइल कंपोनेंट, उससे लगभग 50 डिग्री सेल्सियस ज्यादा का टेम्परेचर होता है। किसका मैम, हमारे सैंपल पोर्ट का। तो इस सैंपल पोर्ट के से सवाल बन सकता है कि भाई बता दो मुझे सैंपल पोर्ट का टेम्परेचर का रेंज क्या रहने वाला है। दिस विल ऑलवेज बी 50 डिग्री सेल्सियस हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लीस्ट वोलेटाइल कंपाउंड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। एंड फॉर पैक्ड कॉलम, अगर हम पैक्ड कॉलम की बात करेंगे तो जो सैंपल साइज आते हैं वो कहाँ आते हैं, टेंस ऑफ अ माइक्रोलीटर अप टू 20 माइक्रोलीटर। इस सब छोटे से छोटे साइज का हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। साइज भी इंपॉर्टेंट है कि क्या हमारा पर्टिकुलर साइज रहता है। कैपिलरी कॉलम ऑन द अनदर हैंड नीड मच लेस सैंपल, टिपिकली अराउंड 10 to 3 माइक्रोलीटर। इसी की जगह अगर आप कैपिलरी कॉलम का यूज करोगे, इनको और भी ज्यादा छोटे हमारे सैंपल चाहिए होते हैं, हम मतलब और भी ज्यादा कम सैंपल चाहिए होता है, छोटे नहीं कम सैंपल, जैसे कि 10 to 3 माइक्रोलीटर में इनका काम हो जाता है। फॉर कैपिलरी गैस क्रोमेटोग्राफी स्प्लिट और स्प्लिट लेस इंजेक्शन इज यूज। यानी जब जब हम जीसी के बारे में बात करेंगे, नॉर्मल जीसी नहीं, कैपिलरी जीसी, तो यहाँ पे स्प्लिट या फिर स्प्लिट लेस इंजेक्शन का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कॉलम की। मैम यहाँ जो आपका कॉलम है, एक ही कॉलम है, वो कॉलम का क्या सीन होता है। देखो भाई कॉलम तो एक ही है तो ज्यादा कुछ तो हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, थोड़े बहुत चीजें पढ़नी है। जैसे देयर आर टू जनरल टाइप्स ऑफ कॉलम, पैक्ड एंड कैपिलरी। देखो इंस्ट्रूमेंटेशन में कॉलम एक ही होता है, उन कॉलम्स का प्रकार अलग अलग हो सकता है। कॉलम एक ही यूज करेंगे लेकिन वो अलग अलग टाइप के कॉलम हम यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे हम पैक्ड कॉलम यूज कर सकते हैं और कैपिलरी कॉलम भी यूज कर सकते हैं। यानी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दो कॉलम आप यहाँ पर यूज कर सकते हो मैम। पहला तो आप यहाँ पैक्ड कॉलम यूज कर सकते हो, दूसरा आप यहाँ कैपिलरी कॉलम यूज कर सकते हो। इन दोनों टाइप के कॉलम का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एंड कैपिलरी कॉलम को हम क्या बोलते हैं मैम, इसको आप ओपन ट्यूबुलर कॉलम भी बोल सकते हो, है ना जी। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम ओपन ट्यूबुलर कॉलम भी बोल सकते हैं। तो ये दो अलग अलग टाइप के हम कॉलम का आराम से यूज कर सकते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पैक्ड कॉलम, मैम बता दो पैक्ड कॉलम क्या होते हैं। दे कंटेन अ फाइनली डिवाइडेड, मतलब छोटे छोटे एकदम इनर्ट सॉलिड सपोर्ट मटेरियल। यानी ये कैसे होंगे मैम, ये एकदम छोटे सॉलिड सपोर्ट और इनर्ट मटेरियल होने वाले। इनर्ट यानी कि मैम, इनर्ट यानी अनरिएक्टिव, जो दूसरे किसी भी मेटल या मटेरियल के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। एंड कॉमनली बेस्ड ऑन डायटोमेशियस अर्थ, कोटेड विद लिक्विड स्टेशनरी फेज। कोटेड किससे होंगे मैम, ये स्टेशनरी फेज से कोटेड होंगे और जो स्टेशनरी फेज होगी इनकी लिक्विड फेज में पाई जाएगी। I hope this is clear to everyone. Next, most packed column are 1.5 to 10 meter in the length and have an internal diameter of 2 to 4 mm. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा कि जो हमारी पैक्ड कॉलम होते हैं उनकी लेंथ कितनी होती है मैम, 1.5 से 10 मीटर की उनकी लेंथ होती है एंड डायमीटर उनका 2 to 4 mm पाया जाता है। अगर हम कैपिलरी कॉलम की बात करेंगे तो भाई यहाँ पर क्या होता है मैम, दे हैव एन इंटरनल डायमीटर ऑफ फ्यू टेंथ्स ऑफ अ मिलीमीटर।
उसके अलावा दे कैन बी वन ऑफ द टू टाइप। अगर आप सिर्फ कैपिलरी कॉलम की बात करोगे, पैक्ड कॉलम का लेंथ डायमीटर हमने देख लिया। नेक्स्ट अगर मैं कैपिलरी कॉलम की बात करूं तो ये इंडिविजुअल कैपिलरी कॉलम भी दो प्रकार का होता है। देखो जनरली कॉलम हमने दो टाइप के देखे, पैक्ड कॉलम, कैपिलरी कॉलम, लेंथ वगैरह सब देख ली। अगर हम अब बात कर रहे हैं हमारे पास कैपिलरी कॉलम की, ये फर्दर दो टाइप का होगा। किस टाइप का? सबसे पहले तो मैम दे हैव एन इंटरनल डायमीटर, बेसिकली हमारा वॉल कोटेड ओपन टैबुलर यानी डब्ल्यू कॉट, उसके बाद सपोर्ट कोटेड ओपन टैबुलर यानी एस कॉट। चलो मैं एक बार डिटेल में आपको बता देती हूँ। कॉलम हमारे पास जीसी में कॉलम कितने टाइप के थे मैम? आपके पास में दो टाइप के कॉलम थे। कौन कौन से? एक था आपके पास में मैम हमारे पैक्ड कॉलम, और दूसरा कॉलम का क्या टाइप था? दूसरा हमारे पास टाइप था कैपिलरी कॉलम। अच्छा, कैपिलरी कॉलम का एक और नाम था, क्या नाम था मैम? ओपन टेबुलर कॉलम। इसका एक और नाम क्या था मैम? इसका एक और नाम था ओपन टेबुलर कॉलम। इसी को हम इस नाम से भी जानते थे। अब अगर मैं यहाँ पर आपसे ये पूछूंगी कि पैक्ड कॉलम फर्दर क्या होता है, मैम पैक्ड कॉलम आपने देख लिया कि क्या इसकी लेंथ वगैरह होती है, सब आपने देख लिया। अब अगर आप बात कर रहे हो कैपिलरी कॉलम की, तो ये कैपिलरी कॉलम फर्दर दो टाइप का होता है। भाई कौन कौन से दो टाइप? एक तो होता है डब्ल्यू कॉट और एक होता है हमारा एस कॉट। डब्ल्यू कॉट मतलब वॉल कोटेड ओपन टैबुलर, ओपन टैबुलर तो है ही, एक होगा वॉल कोटेड ओपन टैबुलर जिसकी वॉल कोटेड होंगी, दूसरा होगा हमारे पास सपोर्ट कोटेड ओपन टैबुलर, दैट इज एस कॉट। जनरली इनको इनके शॉर्ट फॉर्म से जाना जाता है। डब्ल्यू कॉट यानी हमारा वॉल कोटेड ओपन टैबुलर, उसके बाद एस कॉट होता है। व्हाट इज एस कॉट? एस कॉट मैम सपोर्ट कोटेड ओपन टैबुलर। ये कॉलम से सवाल आपका बनने के पूरे चांसेस हैं। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि ये हैं क्या। वॉल कोटेड कॉलम कंसिस्ट ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब हुज वॉल्स आर कोटेड विद लिक्विड स्टेशनरी फेज। अभी मैंने बताया था WCOT यानी वॉल कोटेड ओपन टैबुलर। ये क्या होते हैं मैम? ये वो कैपिलरी कॉलम्स होते हैं, एक इस टाइप के कैपिलरी कॉलम होंगे जिनकी वॉल एक स्टेशनरी फेज के थ्रू कोट कर दी जाएगी। यानी जिस कॉलम की दीवारों पर, जिस कॉलम की वॉल्स पर हम स्टेशनरी फेज की कोटिंग कर देंगे, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं वॉल कोटेड ओपन टैबुलर यानी WCOT। सिमिलरली अगर आप सपोर्ट कोटेड के बारे में बात करोगे तो ये क्या होते हैं? सपोर्ट कोटेड कॉलम, the inner wall of the capillary is lined with a thin layer of support material। यहाँ पर जो कॉलम की इनर लाइन होगी उसको हम कोट करेंगे किसी भी पतली सी, एकदम पतली सी लेयर के साथ। किसकी पतली सी लेयर? किसी भी सपोर्टिंग मटेरियल की थिन लेयर के साथ। जैसे हम डायटोमिशियस अर्थ ले सकते हैं जिसमें स्टेशनरी फेज हैज बीन एब्जॉर्ब्ड। यहाँ पर स्टेशनरी फेज ऑलरेडी कोटेड होती है। इट हैज ऑल्सो नोन एज द प्लॉट मतलब पोरस लेयर ओपन टैबुलर कॉलम। यहां से एज इट इज सवाल तुम्हारे एग्जाम में बन सकता है, एज इट इज। तो ये लाइन ऐसा समझो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में आएगा इसको हाईलाइट करके आना, शॉर्ट में एज इट इज ये सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे स्कॉट के बारे में, स्कॉट कॉलम्स जनरली लेस एफिशिएंट होते हैं देन द डब्ल्यू कॉट कॉलम्स। ये लाइन स्टार मार्क कर दे रही हूं, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कॉट होते हैं, इसमें क्या होता है मैम? इसमें सपोर्टिंग मटेरियल की थिन लेयर जो होगी वो इनर वॉल्स पे कोटेड होती है। जबकि डब्ल्यू कॉट में क्या होता है? डब्ल्यू कॉट में कोपन जो हमारा कॉलम होता है, कॉलम भी पूरा कॉलम ही कोटेड होता है, कॉलम की वॉल्स कोटेड होती हैं। यहाँ सपोर्टिंग मटेरियल की एक थिन लेयर पाई जाती है। तो जो स्कॉट कॉलम्स होते हैं वो जनरली लेस एफिशिएंट होते हैं। किसके कंपैरिजन में मैम? डब्ल्यू कॉट कंपैरिजन में। कैसे? क्योंकि बोथ टाइप्स ऑफ कैपिलरी कॉलम आर मोर एफिशिएंट देन, अच्छा हाँ, सबसे ज्यादा अगर आप एफिशिएंसी देखोगे, ये चीज तो नोट कर लेना, अगर तुम एफिशिएंसी देखोगे तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी आएगी मैम? सबसे ज्यादा एफिशिएंसी हमारे पास आएगी डब्ल्यू कॉट की। यानी जो वॉल कोटेड ओपन टैबुलर होंगे वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट होंगे। इसके बाद एफिशिएंसी किसकी आएगी मैम? इसके बाद स्कॉट की एफिशिएंसी आएगी, सपोर्टिंग कोटेड बेसिकली। एंड उसके बाद सबसे कम किसकी आएगी मैम? सबसे कम एफिशिएंसी कैपिलरी कॉलम की आएगी। तो तुम्हें पता चल गया हमारे पास सबसे ज्यादा बेसिकली कौन सा कॉलम चलता है मैम? सबसे ज्यादा हमारे पास डब्ल्यू कॉट चलेगा, फिर हमारे पास स्कॉट चलेगा, और सबसे कम एफिशिएंसी किसकी आएगी? कैपिलरी कॉलम्स की एफिशिएंसी जो होगी वो यहाँ पर सबसे वेट पैक्ड कॉलम होगा यार, ये तो कैपिलरी कॉलम खुद ही थे, दे वर इटसेल्फ कैपिलरी कॉलम है ना। पैक्ड कॉलम, ये लोग तो खुद ही कंबाइंड फॉर्म में कैपिलरी कॉलम्स हैं। ये लोग तो खुद ही क्या है? ये लोग तो मैम खुद ही हमारे पास कैपिलरी कॉलम आ रहे हैं। ये दोनों ज्यादा एफिशिएंसी दिखाएंगे रादर देन द पैक्ड कॉलम। ओके, उसके बाद अगर आप टैबुलर कॉलम के बारे में बात करोगे तो दीज हैव
मच थिनर वॉल्स देन द ग्लास कैपिलरी कॉलम्स। यानी इनके बेसिकली क्या होता है मैम, अगर आप टेबुलर कॉलम के बारे में बात करोगे, इनकी जो वॉल्स होती हैं वो ग्लास के कंपैरिजन में काफी ज्यादा थिन होती हैं एंड आर गिवन स्ट्रेंथ बाय द पॉलीइमाइड कोटिंग। और इनको स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है मैम, कोटिंग करने से स्ट्रेंथ मिलती है। किस टाइप की हम कोटिंग करते हैं मैम, यहाँ पॉलीइमाइड कोटिंग होती है, ये इंपॉर्टेंट है। देन These columns are flexible and can be wound into coils। ये कॉलम इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि आप उनको ऐसे ऐसे, जैसे कि मैं आपको ये दिखाऊं, जैसे कि मेरे पास ये तार है और मैं इस तार को किसी भी शेप में ऐसे मोड़ सकती हूँ, किसी भी शेप में मैं इसको वाउंड कर सकती हूँ। तो ये इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि आप उसको किसी भी शेप में, कॉइल की शेप में या किसी भी शेप में वाउंड कर सकते हो। उसके अलावा दे हैव द एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, फ्लेक्सिबल होते हैं एज आई हैव शोन, एंड रिएक्टिविटी इनकी काफी ज्यादा कम होती है। नेक्स्ट हम कॉलम का टेम्परेचर क्या रखने वाले हैं, अगेन द इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको प्रिसाइज वर्क करना है तो जो कॉलम का टेम्परेचर होगा दैट मस्ट बी कंट्रोल्ड टू विद इन 10 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास कॉलम का टेम्परेचर बिल्कुल कंट्रोल्ड होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। ऑप्टिमम टेम्परेचर, द ऑप्टिमम कॉलम टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सैंपल। यस, देखो जितने भी हम सैंपल लेते हैं उन अलग अलग सैंपल का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है ना, किसी भी सैंपल का बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होता। तो इट डिपेंड्स कि आपका सैंपल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होने वाला है, उसी के आधार पर आप अपने कॉलम का टेम्परेचर भी लेने वाले हो। जैसे कि एज अ रूल ऑफ अ थंब, a temperature slightly above the average boiling point of the sample results in an elution time of 2 to 30 minutes। देखो एक हमारे पास रूल ये होता है कि जो हमारा सैंपल का बॉइलिंग पॉइंट है, अगर आप अपने सैंपल के बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर लेते हो, जितना हमारा बॉइलिंग पॉइंट है उससे अगर आप थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर लेते हो, तो जो इल्यूशन टाइम होगा, व्हाट इज इल्यूशन, धीरे धीरे निकलना कॉलम से, वो हमारा 2 से 30 मिनट्स तक का होगा। सिमिलरली मिनिमल टेम्परेचर गिव्स गुड रेजोल्यूशन बट इंक्रीज इल्यूशन टाइम। अगर आप और भी कम टेम्परेचर लोगे, जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे और कम टेम्परेचर ले लिया, तो इससे आपका रेजोल्यूशन तो बढ़ जाएगा, लेकिन दिक्कत यह आएगी कि जो आपका इल्यूशन टाइम होगा वो भी बढ़ जाएगा। फिर 2 से 30 मिनट से ज्यादा का टाइम लगेगा इल्यूट होने के लिए। तो ये चीजें हमारी होती है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिन पे हमें फोकस करना होता है। अगर किसी सैंपल की वाइड बॉइलिंग रेंज है, यानी अलग अलग बॉइलिंग रेंज है, देन आप टेम्परेचर क्या लोगे मैम, देन टेम्परेचर प्रोग्रामिंग हम करेंगे। ये क्या होता है, द कॉलम टेम्परेचर इज इंक्रीज, या तो कंटिन्यूअसली एक बार में बढ़ा देंगे या तो स्टेप बाय स्टेप कॉलम का टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा। अच्छा, डिटेक्टर की अगर हम बात करें तो डिटेक्टर कैसे होते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट था। अ नॉन सिलेक्टिव डिटेक्टर रिस्पॉन्ड्स टू ऑल कंपाउंड्स एक्सेप्ट कैरियर गैस। अगर आप नॉन सिलेक्टिव डिटेक्टर लोगे, यानी जो सिलेक्टिव नहीं है, सभी के लिए रिस्पॉन्ड करेगा, हर किसी के लिए डेटा देगा, लेकिन कैरियर गैस को छोड़ के। ऐसा क्यों मैम, याद करो मैंने बताया था कैरियर गैसेस जो होती हैं वो इनर्ट होती हैं, तो इनके लिए हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, बाकी सबके लिए मिलेगा अगर आप नॉन सिलेक्टिव डिटेक्टर लेते हो तो। बट इफ यू आर टेकिंग अ सिलेक्टिव डिटेक्टर, तो इट रिस्पॉन्ड्स टू अ रेंज ऑफ कंपाउंड्स विद अ कॉमन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये तो सभी के लिए आपको बताएगा, सभी का डिटेक्शन बताएगा, सभी का डिटेक्शन करेगा, उनके कॉमन एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को बताते हुए। एंड स्पेसिफिक डिटेक्टर रिस्पॉन्ड्स टू अ सिंगल केमिकल कंपाउंड। और अगर आप कोई स्पेसिफिक डिटेक्टर ले रहे हो तो वो किसी स्पेसिफिक कंपाउंड का डिटेक्शन ही करेगा। यानी डिटेक्टर हमारे पास कितने टाइप के होते हैं मैम, 3 टाइप के होते हैं। पहला तो नॉन सिलेक्टिव डिटेक्टर, उसके बाद क्या आता है मैम, उसके बाद हमारे पास आता है सिलेक्टिव डिटेक्टर, और उसके बाद क्या आता है मैम, उसके बाद हमारे पास आता है स्पेसिफिक डिटेक्टर। ओके, नॉन सिलेक्टिव डिटेक्टर किसके बारे में बताता है मैम, सभी के बारे में बताता है एक्सेप्ट कैरियर गैसेस। ये बस हमें कैरियर गैसेस के बारे में नहीं बताता। ठीक, अगर आप सिलेक्टिव डिटेक्टर के लिए जाओगे तो ये सभी के बारे में बताता है, वाइड रेंज ऑफ कंपाउंड्स के बारे में बताएगा, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताएगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताएगा। स्पेसिफिक डिटेक्टर किसके बारे में बताता है, ओनली अ स्पेसिफिक कंपाउंड। ये सबके लिए हमें नहीं दे देंगी चीजें, ये केवल और केवल कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स के लिए ही हमें डेटा डिटेक्ट करके देने वाला है। तो कितने डिटेक्टर हम यूज करते हैं, उनके क्या टाइप्स होते हैं, किस चीज के लिए यूज किया जाता है, पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट हमारे पास ये डिटेक्टर्स की एक लिस्ट है, ये लिस्ट आपको पक्का से पता होनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर क्रोमेटोग्राफी में आप किन किन डिटेक्टर्स का यूज करने वाले हो, क्या डिटेक्टर हमारे लिए किस चीज के काम आते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आओ समझते हैं।
सबसे पहले तो अगर आप फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर ले रहे हो तो ये हाइड्रोजन एंड एयर इसकी सपोर्टिंग गैसेस होती हैं एंड सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए सुटेबल है। सिमिलरली आप थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर ले रहे हो तो ये यूनिवर्सल डिटेक्टर है, सभी के लिए सुटेबल है। आप इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, जिसको शॉर्ट में हम ईसीडी भी बोलते हैं, ले सकते हो। ये स्पेसिफिकली हैलाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइल, परऑक्साइड और कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए ही सिलेक्टिव है। हाइड्रोजन फॉस्फोरस जैसे कि इसके नाइट्रोजन फॉस्फोरस जैसे कि इसके नाम से ही लग रहा है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के लिए सिलेक्टिव है ये बस। सिमिलरली फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर, ये भी बहुत सारे कंपाउंड्स के लिए यूजफुल है। फॉर एग्जांपल सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, टिन हो गया, जर्मेनियम, सेलेनियम, ऐसे कंपाउंड्स के लिए ना। नेक्स्ट आता है फोटो आयनाइजेशन। जितनी भी एलिफैटिक एंड एरोमेटिक अमीन होती हैं या कीटोन होते हैं, उन सभी के लिए सबसे सुटेबल डिटेक्टर होता है आपका फोटो आयनाइजेशन। तो ये डिटेक्टर किस चीज के लिए, कौन सा डिटेक्टर यूज होता है, मैंने बता दिया, इनको बहुत अच्छे से समझना है हमें। देन हम देख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ जीसी यानी गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में आपने सब बता दिया। अब आप ये भी बता दीजिए मैम कि इनके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हम करेंगे, किस किस फील्ड में इनका बेसिकली इनके एप्लीकेशंस देखे जाते हैं। तो सुनिए, सबसे पहले तो क्वालिटेटिव एनालिसिस, मैंने आपको लास्ट क्लास में HPLC बताया था, which is very useful for the qualitative as well as quantitative analysis. GC is very much useful in the qualitative analysis, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। When two substances gives coincident peak यानी one known and one unknown, it is evidence that the compound may same, यानी अगर हमारे पास दो कंपाउंड है, दोनों अलग अलग पीक्स, बेसिकली एक कंपाउंड ने अलग अलग पीक दे दी, जिसमें से एक नोन है एक अननोन है, यानी कोइंसिडेंट पीक आ गई, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि कंपाउंड आपके दोनों के दोनों कंपाउंड सेम हो सकते हैं, दोनों पीक्स के कंपाउंड। रिटेंशन कैरेक्टर्स ऑफ अननोन कंपाउंड्स डिटरमिन्ड बाय व्हाट मैम, दे डिटरमिन्ड बाय द स्पेसिफिक रिटेंशन वॉल्यूम। ये इंपॉर्टेंट है, ये बताता है फ्लो रेट ऑफ द कैरियर गैस मल्टीप्लाइड एडजस्ट, ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। फॉर्मूला किसका है ये, स्पेसिफिक रिटेंशन वॉल्यूम का फॉर्मूला है, जिसको VG से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज फ्लो रेट ऑफ कैरियर गैस मल्टीप्लाइड बाय एडजस्ट रिटेंशन टाइम, रिटेंशन टाइम यानी RT। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। बट इन दिस रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज वेरी लो, ऑब्वियस सी बात है, इसको दोबारा से रिप्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर पैकिंग डेंसिटी अलग अलग होती है, इस वजह से आप इसको रिप्रोड्यूस तो नहीं कर सकते हो। रिलेटिव रिटेंशन अगर हम देखेंगे तो ये क्या होता है मैम, इट इज एडजस्टेड रिटेंशन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस रिलेटेड टू दैट ऑफ रेफरेंस स्टैंडर्ड। यहाँ पर रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो है वो काफी बेटर होती है। तो ये हमारे पास कुछ रिप्रोड्यूसिबिलिटी के टर्म्स हो गए। आई होप ये टर्म्स आपको समझ में आए होंगे। So that is all about the gas chromatography. I hope आपको गैस क्रोमेटोग्राफी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। गैस क्रोमेटोग्राफी में जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट था मैंने सब करवा दिया आपको। आप अपने एग्जाम में ये पूरी चीजें मेंशन करके आइएगा, एक एक चीज डिटेल में लिख कर आइएगा। शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, कैसा भी सवाल बने इसके अंदर से बन जाएगा, आप लिख सकते हो। कुछ कुछ पॉइंट्स एप्लीकेशन में आप अपनी तरफ से बढ़ा सकते हो, वो इजीली हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। So that is all about this particular unit. यहाँ दो चैप्टर्स थे हमारे, HPLC एंड GC, दोनों चैप्टर बहुत डिटेल में कवर करवा दिए मैंने। HPLC GC प्रॉपर खत्म करवा चुकी हूँ, इन दोनों के नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको HPLC GC दोनों के नोट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट यूनिट के साथ। So that is it for today's class. Hope you enjoyed this class. Thank you so much and stay tuned with Pharmacy India Plus.